आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारी फंडामेंटल राइट की तीसरी क्लास है। फंडामेंटल राइट की पहली और दूसरी क्लास आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम फंडामेंटल राइट की जो क्लास है उसकी तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट के टाइप्स, मूल अधिकार के प्रकार। तो सबसे पहला अधिकार या सबसे पहला जो प्रकार है फंडामेंटल राइट का, वह हमारे संविधान में दिया गया है समता का अधिकार या समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, क्लियर है? ये कहाँ पे दिया गया है बच्चों? तो इसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14 से इसकी शुरुआत होती है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 14। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे ऐसी चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे क्लियर हो जाएंगे कि आप मेंस यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, अगर उसमें कोई इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो आप मेरी क्लास अटेंड करके इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 14। अब देखते हैं बच्चों आर्टिकल 14 में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ये इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, विधि के समक्ष समानता यह क्या होता है? तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विधि के समक्ष समान मतलब सब बराबर, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, महिला हो पुरुष हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके साथ में एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, सभी के लिए एक जैसा कानून होगा, सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसका यही मतलब होता है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। बच्चों ये आपको देखकर या सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा कि विधि के सामने सब बराबर, बिल्कुल ठीक है, अच्छा है। पर बच्चों मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों ब्रिटिश है ना, ब्रिटेन, इंग्लैंड, वहाँ से लिया गया है। वहाँ पर भी बच्चों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डाइसी। उन्होंने यह सिद्धांत दिया है, कौन सा? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, इसका ये कॉन्सेप्ट दिया है। देखकर, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा कि ये कितना अच्छा है, विधि के समान, विधि के सामने सब बराबर। जब आप लोग ने एक मूर्ति देखी होगी जिसको न्याय की मूर्ति बोलते हैं, एक महिला आँखों में पट्टी बांधकर तराजू लेकर खड़ी रहती है, तो वो यही बताती है कि विधि के समान सब बराबर, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या अमीर क्या गरीब, महिला पुरुष, बच्चे बूढ़े सब बराबर। तो डाइसी ने बच्चों ये सिद्धांत दिया था, और डाइसी इंग्लैंड का था, ब्रिटिश मूल्य का व्यक्ति था। और यही कॉन्सेप्ट बच्चों ब्रिटेन के संविधान में भी दिखाई देता है। अब बच्चों, अब आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको देख के अजीब सा लगे। यह एक नकारात्मक है, ये निगेटिव है। रूल ऑफ लॉ या विधि के समान, विधि के सामने सब बराबर, यह एक निगेटिव अप्रोच है बच्चों, नकारात्मक प्रदर्शित करता है ये। अब आप लोग बोलोगे कि यार इतना अच्छा, विधि के समान सब बराबर, विधि के सामने सब बराबर, विधि के समक्ष सबकी समानता, और ये नकारात्मक कैसे हो गया? तो बच्चों है कैसे? अगर सभी के लिए एक जैसा कानून बना दें तो क्या सबके साथ न्याय हो पाएगा? तो बच्चों नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल से इसको समझिएगा। एग्जाम्पल से ऐसे बच्चों,
कि आप मेरी बातों को ज़्यादा सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी बातों से ही आपके कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए कि एक सरकार ने एक लॉ बनाया कि 26 जनवरी को सब लोगों को रेस लगानी है, और उस रेस में जो भी विनर रहेगा उसको 1 लाख रुपए का प्राइज़ दिया जाएगा। और दौड़ना सबको कंपलसरी है, बाध्य है, बाउंड है, क्योंकि सरकार ने रूल बना दी, विधि बना दी। अब इसमें बच्चे भी दौड़ेंगे, बुजुर्ग भी दौड़ेंगे, महिलाएं भी दौड़ेंगी, विकलांग लोग भी दौड़ेंगे, और साथ में ऐसे धावक, एथलीट जो कई सालों से रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर्मी के लोग दौड़ेंगे। अब बताइए, एक छोटा बच्चा है जिसको चलना भी नहीं आता है, वह भी उस रेस में भाग लेगा। क्यों? क्योंकि विधि के सामने सब बराबर, विधि के समक्ष समता। तो बच्चों, ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ में, बुजुर्ग के साथ में, महिलाओं के साथ में भेदभाव हो गया, ठीक है। उनके लिए कुछ चीज़ें, स्पेशल चीज़ें हुई नहीं, तो अब क्या करें। इसलिए बच्चों ये एक निगेटिव है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि विधि के समक्ष समता ये कैसा है, नकारात्मक है कि सकारात्मक है, तो आप हमेशा बोलना नकारात्मक है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी के साथ न्याय हो जाएगा पर कुछ लोगों के साथ अन्याय भी हो जाएगा, तो कैसे बराबर। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे लॉ हैं जो हमारे संविधान के माध्यम से बनाए गए हैं, जैसे कि वोट देने की जो एज है वो 18 है, ठीक है। वोट डालने की जो उम्र है वह 18 है। इसमें फिर महिला हो चाहे पुरुष हो, है ना, बुजुर्ग हो या युवा हो, सबके लिए एक जैसा कानून, सबके लिए बराबर। तो इसी को हम बच्चों, हम लोग कहते हैं विधि के समक्ष समानता, मतलब सबके लिए एक जैसा कानून। पर बच्चों ये नकारात्मक है। नकारात्मक इसलिए है क्योंकि इससे वो कमज़ोर वर्ग, महिलाओं को नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज आप अपने भारत देश को देखिए, सबकी स्थिति एक जैसी नहीं है ना। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, कोई एजुकेशनली बैकवर्ड है, कोई आर्थिक रूप से बैकवर्ड है। अब सभी के लिए एक जैसा कानून बना देंगे तो ये तो अन्याय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसको एक अमीर व्यक्ति है और उस अमीर व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, लाभ, अवसर, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ सब कुछ मिला है, वह ज़्यादा क्या रहेगा बच्चों, ज़्यादा अच्छे तरीके से वह काम कर पाएगा। पर एक गरीब गांव में रहने वाला व्यक्ति, उसको यह सुविधा नहीं मिलती है, तो कैसे। तो अगर हम दोनों के लिए एक जैसा कानून बना देंगे तो बच्चों ये भेदभाव हो जाएगा और इससे नुकसान हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। विधि के समक्ष समानता में अब देखते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं इसी में 14 में ही एक बात और लिखी गई है, विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब मैंने बोला था कि लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा, महिलाओं के साथ में, गरीब लोगों के साथ में, जो समाज में कमज़ोर वर्ग हैं उनके साथ में। तो वो जो अन्याय वहाँ पे हो रहा था या हो सकता था, इसीलिए बच्चों यहाँ पर बच्चों उनके साथ में न्याय हो जाएगा, उनको यहाँ पे जस्टिस मिलता है। कैसे? प्रोटेक्शन की ज़रूरत, संरक्षण की ज़रूरत किसको होती है? कमज़ोर लोगों को, है ना। अब हमारे देश में महिलाओं की स्थिति कैसी है? तो बच्चों महिलाएं शोषित हैं, पीड़ित हैं, कमज़ोर तबका है, जो पता नहीं कितने सालों से महिलाओं को दबा कर रखा गया है। इसलिए बच्चों महिलाओं के लिए हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसमें स्पेशल प्रोविज़न है, विशेष प्रावधान है, विशेष उनके लिए कुछ काम किया गया है। सरकार यहाँ पर, राज्य, स्पेशली राज्य है ना, राज्य उनके लिए कुछ स्पेशल काम करती है, उनको कुछ देती है। अब आपको मन में आया होगा ये तो महिला और पुरुष के बीच भेदभाव, तो बिल्कुल बच्चों यह एक भेदभाव तो है।
ठीक है। पर बच्चों ये कैसा भेदभाव है? यह एक सकारात्मक भेदभाव है, ठीक है। इसको देखिए, भेदभाव होगा पर ये लॉजिकल है, तार्किक है। अब लॉजिकल कैसा है? क्योंकि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, वो दबी हैं, कुचली हैं, उनके साथ में शोषण हो रहा है, तो ऐसे लोगों को तो उठाना पड़ेगा ना। तो उठाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न करना पड़ेगा और उसमें भेदभाव होगा। पर हमें यह ध्यान रखना है कि यह भेदभाव सकारात्मक भेदभाव है। कैसा है बच्चों? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, पॉजिटिव है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें एक गरीब तबका है या गरीब कमज़ोर वर्ग है, उसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए यह सकारात्मक है। वहाँ पर, यहाँ पर हमने जो पढ़ा था फर्स्ट टाइम पे, वहाँ पर बच्चों वह नकारात्मक है, पर यह सकारात्मक है, ठीक है। फिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया? ये सिद्धांत तो यह अमेरिका, यूएसए से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। इस चीज़ को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब कुछ एक्ट में आपको बता देता हूँ, जैसे ST/SC एट्रोसिटी एक्ट। यहाँ पर ST/SC वर्ग के लोगों को स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है कि उनके साथ में भेदभाव ना हो, है ना, या उनको उठाया जा सके, तो उनके लिए एक विशेष कानून बना दिया गया है। अब इससे कोई अन्य वर्ग के लोग यह नहीं बोल सकते कि उनके साथ में भेदभाव हो रहा है। बच्चों ये भेदभाव ज़रूर हो रहा है, पर ये सकारात्मक है, ठीक है। यहाँ पे किसी से बदला नहीं लिया जा रहा है, किसी को दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है। जो पहले से दबे हुए हैं या बैकवर्ड हैं किसी वजह से, उनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे घरेलू हिंसा एक्ट, आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाओं के साथ में बहुत हिंसा होती है, घर में होती है, बाहर होती है ना। हर प्रकार के महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की गई है। इतना तो पुरुष के लिए किया नहीं गया है, पर हम यह तो नहीं बोल सकते कि पुरुष के साथ में भेदभाव हो रहा है। नहीं बच्चों, ना तो पुरुष के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, ना किसी अन्य वर्ग के साथ। यहाँ पर महिलाओं को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो किसी को उठाना, किसी के जीवन को अच्छा बनाना, ये कैसी अप्रोच है? यह एक सकारात्मक है। और सकारात्मकता लाने के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए हम भेदभाव करेंगे, मतलब राज्य भेदभाव करेगा। और राज्य जो भेदभाव कर रहा है वो गलत नहीं है, वो एक पॉजिटिव है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। इसमें दहेज प्रथा में अगर महिला ने पुलिस कंप्लेंट करी, तो जो भी व्यक्ति दहेज प्रथा से उसको पीड़ित कर रहा है ना, दहेज के नाम पर, उसको तुरंत पुलिस पकड़ लेती है ना। आप लोग समझ रहे होगे। फिर आरक्षण मिला हुआ है समाज के वर्गों को। बच्चों यह भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि ये तो बहुत ही खराब भेदभाव है। राज्य हमारे साथ में ऐसा कर रही है, राज्य उनके साथ में कुछ नहीं कर रही है, उनसे कुछ भी नहीं छीन रही है जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, बल्कि जो लोग दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, उनको उठाने का प्रयास है, ठीक है। कुछ लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं, कुछ लोग बहुत कम टैक्स देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। तो लोग यह नहीं बोल सकते कि देखिए हमारे साथ में भेदभाव हो रहा है, उस सामने वाले व्यक्ति से तो इतना कम टैक्स लेती है राज्य, हमसे इतना ज़्यादा टैक्स लेती है। इसका सीधा मतलब है कि लोगों की स्थिति अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग लोगों की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए उनके लिए भी अलग तरह का कानून बनाया जाएगा। इस तरह की बात की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होगी। इसको मैं छोटा करके आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये नकारात्मक है और ये सकारात्मक है। यहाँ पे भेदभाव होगा पर पॉजिटिव होगा। यहाँ पर यह एक नकारात्मक है, इसमें किसी का भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, इसको और हम छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे ये चित्र मैंने बनाया है, इसमें यह व्यक्ति है ना, और एक व्यक्ति यह है। इसमें इस व्यक्ति के हाथ पैर, आँख, कान, है ना, नाक, सब जो भी है ठीक ठाक लग रहा है ना। इस व्यक्ति बच्चों ये अनफिट लग रहा है पूरा। अब देखिए, हमारा समाज भी वैसे ही है। अगर हमारे शरीर जो है, उसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से विकसित है, तो हम बहुत फिट नज़र आएंगे और स्वस्थ रहेंगे। पर एक ऐसा व्यक्ति
जो फिट नहीं है उसका हाथ बड़ा है, एक हाथ बहुत बड़ा है, एक हाथ बिल्कुल छोटा सा है, एक पैर बहुत बड़ा है, एक पैर छोटा है, तो वो अनफिट कहलाता है और वह एक स्वस्थ जीवन नहीं जी सकता है। ठीक वैसे ही बच्चों हमारा समाज है। अगर हमारे समाज में छोटे बड़े वर्ग जो भी हैं, क्लास हैं, जातियां हैं, धर्म के लोगों में अगर बहुत ही ज़्यादा खाई हो अमीर गरीब की, है ना, भेदभाव बहुत ज़्यादा हो, तो उससे हम अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से एक अच्छा शरीर, एक अच्छा बॉडी तब हमें दिखाई देता है जब उसके शारीरिक अंग बिल्कुल अच्छे से डेवलप हो, विकसित हो। तो बोलते हैं यार देखो कितनी अच्छी पर्सनालिटी है व्यक्ति की। पर एक विकलांग व्यक्ति है या उसका शरीर अच्छे से विकसित नहीं हुआ है तो उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो अनफिट कहलाता है। वैसे ही बच्चों हमारा समाज है। समाज के अंदर जितने भी जाति वर्ग समूह के लोग रहते हैं उनको उठाने का प्रयास, सभी का विकास, सभी को एक साथ कल्याण करने का कोशिश किया जाता है राज्य के माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।